हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, जैसा कि रोज़ की तरह हम लोग ये इस प्रैक्टिस सेट में जो है टोटल जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में गाइस, और स्टार्ट से शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने हैं गाइस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को भी देखिएगा कि मेरी तैयारी कितनी है और मुझे और कितनी ज़रूरत है तैयारी करने की। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 4 दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है। लार का पीएच मान कितना होता है गाइस, बताइएगा। लार का पीएच वैल्यू कितनी होती है, लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है। अगर बात कर ली जाए गाइस, तो लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, तो यह आपका होता है 6.5। ठीक है, कितना होता है 6.5। लार का पीएच कितना होता है गाइस, तो 6.5 होता है। निम्न में सुमेलित कीजिए। देखिए, अब आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ रोगों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जीवाणु के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो बताइएगा गाइस, किस रोग की वजह से कौन सा जीवाणु होता है। तो देखिए, अगर इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए साथी, तो हैजा एक रोग है। ठीक है, तो किस जीवाणु की वजह से यह होता है, तो देखिए यह जो होता है आपके विब्रियो कॉलेरे की वजह से होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3। 6, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं गाइस, ट्यूबर क्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, एंड तो इसमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षय रोग का जो है इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो साथ ही इसमें जो है आपको मिलता है जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये जो आपका है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 4 पे जाएगा। निमोनिया में कौन सा पाया जाता है जीवाणु, तो निमोनिया में गाइज आपको मिलता है डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तो इसमें ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। और टिटनेस में कौन सा पाया जाता है, तो टिटनेस में मिलता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, तो ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो सीक्वेंस बना वो बना 3-4-2-1 का। 3-4-2-1 का बना, ये किस में है गाइस, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है 3-4-2-1। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ आपकी पहाड़ियाँ दे रखी हैं और दूसरी तरफ आपके जो है राज्य दे रखे हैं। तो बताइएगा कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो बताइएगा कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। जो आपके गारो पहाड़ी ना, तो गारो पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए, अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए साथी, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो गारो पहाड़ी पाई जाती है ना गाइज, ये आपके कहाँ पाई जाती है, ये आपके मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, गारो पहाड़ी मेघालय में पाई जाती है। और मिरी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो मिरी पहाड़ी आपके गाइस अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एपी में पाई जाती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और जो आपका पंचई मलाई है, ये कहाँ पाई जाती है, पंचई मलाई जो है गाइस, ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ पाई जाती है, डालमा पहाड़ी का नाम है, यह किस राज्य में पाई जाती है, तो यह झारखंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है, ये 4 हो गया। तो सीक्वेंस आपका बना 1, 3, 2 और 4, ये आपका सीक्वेंस है। तो ये इसका ऑप्शन आपका देखिए ए में दे रखा है 1, 3, 2, 4, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको सूची मिलाना है। एक तरफ आपके बांध दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदी दे रखी है, तो कौन सा आपको इसमें राइट हो जाएगा। जो आपका कौन से बांध में गाइस, देखिए कौन सी नदी में कौन सा बांध मिलता है, या जो आपका बांध है ये किस नदी पे पाया जाता है। दुलहस्ती बांध गाइस किस नदी पे पाया जाता है, तो जो दुलहस्ती बांध है ना गाइस, ये आपके कहाँ पे मिलेगा, तो चिनाव नदी पे मिलता है। कहाँ मिलता है, तो चिनाव नदी पे मिलता है। गांधी सागर जो बांध है वह किस नदी पे है, वह चंबल नदी पे है। किस नदी पे है, तो साथी चंबल नदी पे है। उकाई बांध कहाँ पे है, तो उकाई बांध आपके ताप्ती नदी पे है। ठीक है, और तवा बांध कहाँ पे, तो तवा बांध तवा पे ही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सीक्वेंस ही हो गया। तो ये क्या हो गया, 2-1-3-4, 2-1-3-4 कहाँ पे है, तो 2-1-3-4 साथी आपके ये ऑप्शन आप डी देख सकते हैं। ठीक है, 2-1-3-4 आपके ऑप्शन डी पे है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित। देखिए गाइज, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपके पूछे जाएंगे।
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर है, किन्हीं इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइएगा, इसमें से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड बैंक की मुख्यालय, देखिए नाबार्ड बैंक की बात की गई थी। जो नाबार्ड बैंक होती है ना, ये आपके ग्रामीण इलाके से जो है रिलेशन रखती है, रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है कि नाबार्ड बैंक जो है, मतलब नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो क्या ये पॉइंट सही है? तो बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि इसका मेन रोल होता है ग्रामीण विकास करना, ठीक है, गांव में विकास करना। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, तो बिल्कुल सर मुंबई में ही है। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको बताना है साथी कि जो आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है यह किस वर्ष लागू हुआ था, किस सन में लागू हुआ था? तो देखिए यह सन किस सन में लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 2006 में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 2006। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो गाइज ये किसका नियम है? ये तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये तो सभी को पता होना चाहिए कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये कौन सा नियम बतलाता है? तो साथी वह नियम आपका हो जाएगा, कौन सा नियम हो जाएगा? आवोगाद्रो का नियम है। कौन सा नियम है? आवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा, बंगाल का जो शोक दिवस है गाइस वह किस तिथि को मनाते हैं? बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था यह। तो यह जो गाइस आपके मनाते हैं किस डेट को यह हुआ था गाइस? तो यह आपका हुआ था गाइस 16 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन क्या हम लोग शोक दिवस मनाते हैं बंगाल विभाजन के दौरान, ठीक है। यह तिथि आपकी कब हुई थी? 16 अगस्त 1905 को हुई थी। तो इसी वजह से विभाजन हुआ था, इस वजह से शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम लोग NGT कहते हैं, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो बताइएगा किस सन में की गई थी NGT की स्थापना? तो देखिए इसमें गाइस राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? देखिए राइट आंसर आपका जाएगा 2010 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो बताइएगा साथी क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो कौन थे? तो देख लेते हैं कौन थे। महात्मा गांधी व सरदार पटेल? नहीं। आचार्य JV कृपलानी व C राजगोपालचारी? ये भी नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? बिल्कुल यही थे गाइस, ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ में कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे, तो पंडित जवाहरलाल, एक तो PT नेहरू थे और दूसरे आपके APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो सी है ना बिल्कुल एकदम करेक्ट सही है। 12 नंबर है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप है, तो उसकी किसका माप होता है गाइज? देखिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह किसका माप होता है? तो वह होता है गाइज जड़त्व का माप होता है। किसका माप होता है? तो जड़त्व का माप होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, जिसे हम लोग पिच कहते हैं, जो निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है गाइज? ध्वनि का जो तारत्व है वह किस पर निर्भर करता है? देखिए जो ध्वनि का तारत्व का मतलब हो गया किसी की वॉइस मोटी होती है, किसी की पतली होती है। जैसे लड़कियों की वॉइस पतली होती है, ठीक है, आदमियों की मोटी होती है। शेर की दहाड़ जो है बहुत ही हाई लेवल पिच की होती है। तो इसका तारत्व जो उसका जो पिच है ना वह किस पर डिपेंड करता है? तो वह जो है गाइस किस पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे फ्रिक्वेंसी जैसे ये हो गया ना, जैसे ये फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो इस पे गाइस डिपेंड करता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी एकदम राइट है, आवृत्ति पर।
14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर आपसे क्या पूछा है। 14 नंबर है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइएगा। वायु का तापमान, किसका तापमान, वायु का जो टेम्परेचर है ना, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है बताइएगा। तो इस पर देखिए जो इफेक्ट पड़ता है ना, तो जो इसका जो आर्द्रता होती है ना गाइस, वो बढ़ जाती है। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, कम तो होती नहीं है। कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता, कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हो ही नहीं सकता। तो आर्द्रता जो होता है गाइस वो बढ़ जाती है। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला, बताइएगा। जो आपका हड़प्पाकालीन सभ्यता है ना, उस स्थल से खेल का मैदान मिला है। तो कहाँ से मिला है इस खेल का मैदान। क्या रोपड़ से मिला है, नहीं मिला है। राखीगढ़ी से नहीं मिला, कालीबंगा से नहीं, धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। तो ऑप्शन आपका जो सी है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा राइट है। अगला कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, बताइएगा। चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन तो आप सभी को पता होगा ना, इसके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो वह और कोई नहीं साथी, वो किसे जाना जाता है, वह सुंदरलाल बहुगुणा जोशी को जाना जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। यही इनके जन्मदाता हैं, किसके, चिपको आंदोलन के। किसके हैं, तो चिपको आंदोलन के। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है। जो मानव का हार्ट होता है गाइस, तो वह कितने भागों में डिवाइड है, तो बताइएगा कितने भागों में डिवाइड है। जो मानव का ये जो इस टाइप मानव का जो हार्ट होता है ना गाइस, इस टाइप का कुछ ऐसे करके होता है। तो वह कितने भागों में डिवाइड है, तो साथ ही वह 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4। आपको पता है लव डव की आवाज़ भी आती है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 है, और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, बताइएगा। साथ ही अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो बताइएगा, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। आखिर इसका देखिए, कोई भी अगर कमेटी बनी है तो उसका कोई ना कोई तो रोल होगा ना, कोई ना कोई उद्देश्य हो गया, तभी तो कमेटी बनाई गई है। और बटलर कमेटी कब आई थी, तो 1927 में आई थी। तो इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था गाइस। तो देखिए जो इसका उद्देश्य था ना, तो इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। जो अंग्रेजी सरकार थी उस टाइम पे और जो देसी राज्यों के बीच जो संबंध थे ना, वो बहुत ख़राब चल रहे थे। तो इसका काम था संबंधों को सुधारने का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो डी है ना, यही बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, तो बताइएगा किस विषय पर गाइस अंतर है। तो वह जो अंतर है गाइस, वह आत्मा पर अंतर है। ठीक है, आत्मा, देखिए कर्म पे तो कोई अंतर नहीं है, और ना ही मोक्ष पे अंतर है, क्योंकि ये भी चीज़ें बिल्कुल कर्म पे भी जैन आपका जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म ना, कर्म पे भी चीज़ें एकदम सेम है, मोक्ष पर भी सेम है, पुनर्जन्म पे भी सभी लोग विश्वास करते हैं। कर्म पे विश्वास करते हैं, मोक्ष पे विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पे। लेकिन जो आत्मा है ना, इस पे अंतर है। बौद्ध धर्म में कुछ और बतलाया गया है और जैन धर्म में उस चीज़ को और बतलाया गया है। ठीक है, तो आत्मा में क्या है डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी, तो बताइएगा किस सिख गुरुओं की हत्या। आखिर ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनकी हत्या जो है मुगलों के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार करवा भी चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो बताइएगा। तो देखिए वो जो मुगल थे ना, एक तो आपके गुरु तेग बहादुर हो गए, और दूसरे आपके कौन हो गए, गुरु अर्जुन देव हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल दोनों आपके सही हैं। तो ये जो दो आपके गुरु थे ना, इनकी जो हत्या है ये मुगलों के द्वारा करवाई गई थी, आपके गुरु तेग बहादुर और आपके गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बी सही है, और ये बी सही है। तो ऑप्शन में आपका जो डी है मोस्टली आपका ये जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया गाइस, बताइएगा। महावीर स्वामी जी ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताइएगा कहाँ दिया था। तो बिल्कुल साथी कहाँ दिया था, तो ये दिया था राजगृह में। कहाँ दिया था, राजगृह में दिया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
पाटलिपुत्र गलत हो जाएगा, वैशाली गलत हो जाएगा, सारनाथ भी गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो बताइएगा यांत्रिक तरंग आपसे पूछा है कि कौन सी जो है वह यांत्रिक तरंग है। तो देखिए यांत्रिक तरंग की अगर बात की गई है तो आपका जो ध्वनि तरंग है ना, यही यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग आपकी कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। रेडियो तरंग नहीं होती है, ना ही प्रकाश तरंग होती है, ना ही एक्सरे होती है। यांत्रिक तरंग कैसी है? तो ध्वनि तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइएगा। तो ये तो सभी को पता है गाइस, भोपाल गैस जो आपकी त्रासदी हुई थी, इसमें आखिर कौन सी गैस थी जिसका रिसाव हुआ था? तो ये तो सभी को पता है, MIC है ना, MIC के नाम से शॉर्ट में MIC बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन किस में है गाइस? तो ये ऑप्शन आपका ए में नज़र आ रहा है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा सही नहीं है गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो ये तो सभी पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही बात है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल चलाया जा सकता है, ये हमने कल ही पढ़ा था, प्रोसेस होता है एक, है ना। महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए 4 देख लेते हैं। ये कहा गया कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं गाइस, केवल वर्ड ने पूरी कहानी गलत कर दी। चाहे आप लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए, कहीं पर भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, पक्ष विपक्ष का इसमें खेल होता है गाइस। ठीक है, विपक्ष की तरफ से हमने कल ही बताया था 1/4 जो है वोटिंग पढ़नी चाहिए, मतलब साइन होना चाहिए, फिर जाके आगे प्रोसेस होता है महाभियोग का। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, ये सारी तमाम सारी चीज़ें संसद में होती हैं। ठीक है, संसद में आपका क्या आता है? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। ठीक है, इन तीनों को मिल के ही संसद कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी क्या है? ये आपका गलत है, और हमसे गलत ही पॉइंट पूछा, तो ऑप्शन आपका डी हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे देखिए ये क्या पूछा था, हमसे पूछा था कौन सही नहीं है ना, कौन सही नहीं है। चलिए 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? कोई भी राज्य में ले लीजिए, तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा है ना, उसमें अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य, कुल कितने मेंबर हो सकते हैं? तो वह कितने मेंबर हो सकते हैं गाइस? तो जो टोटल मेंबर हैं वो 500 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, टोटल 500 मेंबर्स हो सकते हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बताइएगा, जो आपके 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है गाइस, वह किस सन में जो है स्टार्ट हुआ था, किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो इसमें राइट आंसर की अगर बात की जाए तो वह आपका हो जाएगा 1975 ईयर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1975 ईयर में जो है आपका 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? देखिए सभी को अधिकार प्राप्त है। अगर कोई फॉरेनर, मतलब कि अगर कोई विदेशी अपने इंडिया में आता ना, तो उसको भी कोई ना कोई अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो अपने इंडिया वालों को तो सारे अधिकार हैं ही हैं, अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार कौन से हैं, वही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। साथ ही साथ विदेशियों को भी वो प्राप्त हैं, है ना। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए इसको पढ़ते हैं। विधि के समझ, समता और विधि का समान संरक्षण, तो ये चीज़ तो नहीं है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो संरक्षण तो हम दे ही नहीं सकते भाई। अपराध अगर किया है तो सज़ा तो मिलेगी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अच्छा एक मिनट गाइस, एक मिनट, इसमें क्या पूछा क्या गया था? इसमें देखिए पूछा ये गया है, शायद हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। इसमें पूछा क्या गया था कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी
वह चीज़ प्राप्त है, ठीक है। विधि की समझ, समता और विधि का समान संरक्षण, तो ये चीज़ उनको भी प्राप्त है गाइस, ठीक है। देखिए विधि की समझ जो समता मिली है भारतीयों को, तो वही विदेशियों को भी मिली है। और विधि का जो समान संरक्षण है, जो भी विधि बनाई गई है ना, उसका जो समान संरक्षण है, मतलब उसको सुरक्षित रखने का अधिकार, उसको पालन करने का अधिकार जो है वो विदेशियों को भी है और अपने इंडियंस को भी है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, देखिए अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध, अगर कोई अपराध किया है किसी ने, फॉरेनर ने, तो अगर वह दोष सिद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उसके संरक्षण, उसके संबंध में संरक्षण, संरक्षण का मतलब ये हो गया कि आपको उसके संरक्षण में, कस्टडी में आपको संरक्षित करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। और कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो बिल्कुल भाई अगर कोई फॉरेनर आ रहा है तो हमें उसकी लाइफ से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है। उसके जो प्राण है ना, उसका जो दैहिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग फॉरेनर आए तो हम लोग उसको बिल्कुल फ्री मोड में नहीं, फ्री नहीं घूमने दे रहे हैं, उस पर बाउंडेशन लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। उसकी मुझे बिल्कुल हिफाजत भी करनी है और वह एकदम फ्री होके घूमे। जैसे कि आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह, कई फॉरेनर्स आते हैं ना, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण एक दिया जाता है, उनको भी फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन आपका जो डी है ना, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये तमाम सारे जो ऑप्शन है ना बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, तो बताइएगा बैलगाड़ी जो है या किस चित्रकार की कृति है, मतलब कि किसने इसको राइट किया है, किसने चित्रकारी को लिखा है, बनाया है, ठीक है। तो किस चित्रकार की कृति है बैलगाड़ी। हाँ, तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें गाइस राइट आंसर जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अबुल हसन जाएगा, ठीक है, अबुल हसन जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, अबुल हसन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, देखिए अपने जो इंडिया है, भारत है, वह कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आखिर इसका अर्थ क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो बताइएगा क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग उसे कहते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होगा, ठीक है। कृषि और उद्योग दोनों में समान महत्व, तो कृषि और उद्योग में कह रहा है कि दोनों में समान महत्व, तो समान महत्व तो हम नहीं दे सकते। आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी, नहीं ये तो नहीं होता, केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी तो नहीं। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए है। देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ, सार्वजनिक का मतलब क्या होगा, सरकारी क्षेत्र के साथ साथ जो निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका भी विद्यमान होना, ठीक है। तो उसका भी विद्यमान होना साथ ही साथ, मतलब कि देखिए ये समझिएगा प्राइवेट और साथ ही साथ आपका प्लस प्राइवेट और प्लस गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है, उसी को मिला के जो है हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही चल रही है, प्राइवेटाइजेशन भी इसमें साथ साथ लागू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। तमाम सारी चीज़ें ऐसे ही आपकी बनी हैं। चलिए अगला कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर जो आपका जाएगा गाइज वह थे इनायत खां। कौन थे, इनायत खां थे। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। वेलेजली की लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, कौन था। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने जो सहायक संधि लाई थी ना, तो उसको स्वीकार करने वाला जो दूसरा राज्य कौन सा था, आपको दूसरा राज्य का नाम बताना है। तो साथी कौन था, वह था आपका मैसूर, हैदराबाद नहीं था, मैसूर था, मैसूर, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये तो बता ही दीजिए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे गाइस, तो कौन थे, बिल्कुल कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, ठीक है, राजा राममोहन राय नहीं, केशव चंद्र सेन ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा गाइस, तो केशव चंद्र सेन बिल्कुल करेक्ट है। अगला कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, इसको बताएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यह किसने की थी गाइस, तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया,
तो बताइएगा कांग्रेस के आखिर कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह पारित किया गया था। तो देखिए वह जो आपका अधिवेशन था ना, वो कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, वह गाइस आपका अधिवेशन हुआ था वर्धा में। ठीक है, कहाँ हुआ था, वर्धा में हुआ था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा जो आपका शुष्क सेल होता है ना, उसमें आखिर किस चीज़ का प्रयोग, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो देखिए उसमें किसका यूज़ किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है गाइस, तो उसमें यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। बताइएगा टांका जो है निम्न में से किसका मिश्र धातु है गाइस। तो जो टांका होता है वह किसका मिश्र धातु होता है, तो वह जो आपका मिश्र धातु है गाइस वह टिन एवं सीसा का मिश्र धातु है। मतलब कि टिन एवं सीसा से मिल के आपका टांका बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 हो गया गाइस, 37 हो गया। 38 देख लेते हैं। 37 हुए थे ना कि 36 हुआ था। 36 हुए थे गाइस, 37 देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो बताइएगा इसमें क्या होने वाला है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध आखिर किसने किया था। जब जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, इसके प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो देखिए इसका जो विरोध किया था गाइस, उसमें से एक तो एनी बेसेंट ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था और विपिन चंद्र पाल ने भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी एकदम आपका करेक्ट है। चलिए अगला कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। आखिर ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे हम लोग हार्मोन मानते हैं। बताइएगा कौन सा विटामिन में हार्मोन पाया जाता है। तो देखिए वह आपका विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है गाइस। ठीक है, कौन सा विटामिन है, विटामिन डी है। उसमें हार्मोन जो है उसको हार्मोन एक माना जाता है, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन मानते हैं। चलिए अगला है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो आखिर क्या उत्सर्जित करता है, आपका जो कोबाल्ट 16 है ना गाइस, वह कौन सी किरण है, कौन सी रेज है कोबाल्ट 16। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो आपका जो है उसमें होता है चिकित्सा में होता है। ठीक है, तो इसमें बताएगा मेडिकल सेक्टर में होता है। इसमें आखिर कौन से रेज पाई जाती हैं कोबाल्ट 16 में। तो कोबाल्ट 16 में गाइस गामा किरण पाई जाती है। कौन सी, देखिए अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो वही आपकी जो गामा किरण होती है वह पाई जाती है कोबाल्ट 16 में। किसमें, कोबाल्ट 16 में। अगला कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है। तो बताएगा क्रोएशिया की राजधानी क्या है गाइस, क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की जो राजधानी है वह है जगरेब। क्या है गाइस, जगरेब है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जगरेब। अगला कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। बताइएगा नीरज चोपड़ा का संबंध गाइस किस खेल से है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए जो नीरज चोपड़ा का संबंध है गाइस वह किस खेल से है। तो बिल्कुल सही है, भाला फेंक से। देखिए भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की टक्कर कोई नहीं ले पाता है। हर एक फील्ड में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हर एक फील्ड में भाला फेंकने जाते हैं और वहाँ से जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करके आते हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो गोल्ड मेडल भाला फेंक में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो आप नीरज चोपड़ा लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। बताइएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया, आपको ईयर बताना है। तो वह आपका जो ईयर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गाइस 1974। ठीक है, 1974 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1974। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं। बताइएगा जो आपके सुबनसिरी एवं धनसिरी जो आपकी नदियाँ हैं ना गाइस, वह किस राज्य में प्रवाहित होती हैं, उस राज्य का नाम बताना है। तो अगर उस राज्य की बात की जाए तो यह सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस राज्य में पाई जाती हैं। तो गाइज वो आपके असम में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, असम राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अगला कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। अब बताइएगा असम राज्य जो है गाइज वह कितने देशों के साथ में, आखिर वह कितने देशों के साथ में सीमा साझा करती है। कितने राज्य भी बताने, पहले राज्य बताने फिर कंट्री बतानी है। तो देखिए इसमें अगर राइट आंसर की बात की जाए साथी तो क्या हो जाएगा, देखिए असम जो है गाइज उसको 7 राज्य एवं 2 देश
की जो सीमा है वह टच करती है असम, 7 राज्य एवं 2 देश। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, बताइएगा। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो बिहार का कौन सा स्थान है। तो अगर बिहार का स्थान हम लोग पूछें तो कौन सा हो जाएगा, तो गाइस वह हो जाएगा आपका 13वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, 13वां स्थान हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत की जलवायु कोपेन, जो आपका कोपेनहेगन वर्ग होता है ना, तो बताइएगा इसमें भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो वह किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा देखिए, तो इसमें मानसून ग्रीष्म वर्ष के गर्म ग्रीष्म के साथ जो है प्रतिनिधित्व करती है। मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ जो है यह प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 46 हो गया, 47 देख लेते हैं। 47 50 क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में है। तो देखिए अगला पूछा गया है कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है। जो आपका अरल सागर है वह किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है, का मतलब स्थित है। जो अरल सागर है वह कौन से 2 देशों की सीमा को टच करता है। तो वह गाइस आपका क्या हो जाएगा, वह एक तो आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। ठीक है, ये 2 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। अगला कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय एवं और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान का आपको वो आर्टिकल बताना है, अनुच्छेद बताना है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात कही गई है। तो वह आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला कि अनुच्छेद आपको बताना है 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो आपका आर्टिकल 21A है ना, आर्टिकल 21A है, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आखिर कौन सा आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो इसमें राइट आंसर आपका गाइस हो जाएगा कि 87वें संविधान संशोधन। ठीक है, जो आपका 86वां संविधान संशोधन ना, उसके माध्यम से जो आपका आर्टिकल 21A है ना वह जोड़ा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना क्या 1963 में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी गाइस। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में आया था। कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की जो स्थापना 1956 में हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी गाइस। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपका जो रॉन्ग है ना, गलत आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है यह गलत है। तो इसी के साथ गाइस 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में एक झलक। कुषाण वंश के संस्थापक थे तो कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क थे। और देख लेते हैं इसकी स्थापना, इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना जो है यह अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का जो प्रारंभ है वो कनिष्क ने ही करवाया था, और कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो है वह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गाइस, जो हमने आपके साथ साझा किए हैं। बाकी आप बताइएगा ये आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।